नमस्कार। एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही दुश्मन का खून सूख जाता है और जिसके काम की कहानियां देश के आम इंसान तक कभी पूरी तरह पहुंची ही नहीं, और आज मैं उस कहानी को बहुत प्राउडली आप तक लेके आया हूं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई इंसान सिर्फ 3 फोन कॉल्स में पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है? क्या कोई बिना किसी हथियार के दुश्मन के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर घुस सकता है? कभी पाकिस्तानी भिखारी बनकर न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराए और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला? कभी गोल्डन टेम्पल के अंदर हफ्तों तक आतंकवादियों के साथ खाना खाया और वो नहीं जानते थे कि उनके बीच एक इंडियन जासूस बैठा है? कुछ लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत कुमार डोवाल की। ये वो शख्सियत हैं जिसके नाम से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज आज भी थर-थर कांपती है, जिसे चाइना भी अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है और जिसे सारी दुनिया मॉडर्न चाणक्य का दर्जा देती है। आज भी जब अजीत डोवाल किसी इंटरनेशनल मीटिंग में एंटर करते हैं तो विरोधी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी सिक्योरिटी दोबारा चेक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो उनके सबसे गहरे राजों तक पहुंच सकता है। इस कहानी में जो राज छुपे हैं वो आपके दिमाग को हमेशा के लिए हिला देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है वो कहानी जो हमें सिखाएगी कि असल ताकत बंदूकों में नहीं, दिमागी कुशलता में होती है। 20 जनवरी 1945। दोस्तों, ये कोई आम तारीख नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 का धुआं अभी भी साफ नहीं हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य हिल रहा था और उसी तूफानी दौर में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेजर जीएन डोवाल के घर में जन्म लेता है एक बच्चा जिनकी किस्मत में लिखा था दुनिया को हिलाना। ये बच्चा मेजर जीएन डोवाल एक बहादुर फौजी अफसर का बेटा था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अजीत डोवाल की मदर यूपी के फॉर्मर सीएम एचएन बहुगुणा की कजिन थी। मतलब राजनीति और फौजी दोनों के ट्रेड्स इनके खून में दौड़ रहे थे। एक बार 8 साल के अजीत जब खेल रहे थे तब अचानक वो अपने दोस्तों को बताने लगे कि मैं बड़ा होकर दुश्मनों को ऐसे हराऊंगा कि उन्हें पता तक नहीं चलेगा। दोस्त हंस रहे थे, लेकिन आज वो शब्द भविष्यवाणी लगते हैं। मेजर डोवाल का ट्रांसफर राजस्थान हो गया और अजीत की पढ़ाई शुरू हुई अजमेर के फेमस इंडियन मिलिट्री स्कूल में। अजमेर मिलिट्री स्कूल में जो हुआ वो आज भी टीचर्स की याददाश्त में है। अजीत की तस्वीरी याददाश्त इतनी तेज थी कि किताब एक बार पढ़कर पूरी याद हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो साइकोलॉजी की किताबें भी छुप के पढ़ते थे। 16 साल का लड़का साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहा है, ये राज तब समझ आया जब वो बाद में मेंटालिटी वॉर के उस्ताद बने। अजीत को पता था कि फ्यूचर में जंग सिर्फ और सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि आर्थिक मैदान पर भी लड़नी होगी। 1968 में यूपीएससी में जो हुआ वो ऐतिहासिक था। पहले अटेम्प्ट और टॉप रैंक के साथ सिर्फ 22 साल की उम्र में आईपीएस क्लियर कर लिया। आईपीएस सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करके केरला के कोट्याम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी की पोस्टिंग मिली। केरला पोस्टिंग के कुछ ही दिन बाद एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अजीत डोवाल की जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। 28 दिसंबर 1971। दोस्तों, यहां से शुरू होती है वो कहानी जो अजीत डोवाल को लेजेंड बनाने वाली थी। कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के थलासरे में मौजूद नूरजहां होटल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया। होटल की पहली मंजिल से किसी ने जूता फेंका था, सिर्फ एक जूता, लेकिन इस एक जूते ने 2 धर्मों के बीच एक ऐसी आग भड़काई कि पूरा इलाका जल गया। ये कोई सामान्य राइट्स नहीं था, ये था एक कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी। पुलिस तक उस इलाके में जाने से डरने लगी। कंप्लीट लॉलेसनेस की स्थिति थी। कांग्रेस की सरकार थी, होम मिनिस्टर के करुणाकरण पर भारी दबाव था। तब किसी सीनियर ऑफिसर ने मिस्टीरियस तरीके से कहा एक यंग एएसपी है कोट्याम में, शायद वो कुछ कर सके। कैसे पता था उसे कि अजीत डोवाल डिफरेंट है? 2 जनवरी 1972 को जब अजीत डोवाल थलासरे पहुंचे तो जो हुआ वो आज भी गवाहों के रोंगटे खड़े कर देता है। अजीत डोवाल का अप्रोच बिल्कुल अलग था। पता लगाया कि राइट्स का असली कोऑर्डिनेशन हो कहां से रहा है।
फिर जो मास्टर स्ट्रोक किया वो इनक्रेडिबल था। दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया, उनसे डायरेक्ट बात की, फोर्स नहीं किया, नेगोशिएशन किया। अजीत डोभाल को पता चल गया कि असली प्रॉब्लम स्टोलन प्रॉपर्टी की है। लोगों का गुस्सा इसलिए था कि उनका सामान लूटा गया था, तो उन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाया, सारा लूटा हुआ सामान रिट्रीव किया और वापस दिलवाया। रिजल्ट क्या हुआ? जो रायट्स दिनों से चल रहे थे वो एक हफ्ते में बिना किसी वायलेंस के खत्म हो गया। फॉर्मर डीजीपी अलेक्जेंडर जैकब ने इस पर डिटेल रिपोर्ट बनाई, जिसमें अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी की पूरी प्रशंसा की गई। इस सक्सेस की खबर दिल्ली तक पहुंची, पीएम इंदिरा गांधी तक इसकी चर्चा हुई। विद इन फ्यू मंथ्स अजीत डोभाल को केरला से दिल्ली बुलाया गया। मिड 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में इंक्लूड कर दिया गया। यहीं से अजीत डोभाल की एंट्री हुई जासूसी की दुनिया में। सेम ईयर उनकी शादी भी हुई और बाद में 2 बेटे हुए, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। 1970s के इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान कंप्लीटली डेस्परेट हो गया था। डॉक्टर AQ खान के लीडरशिप में पाकिस्तान ने चाइना और फ्रांस से हेल्प मांगी न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। फ्रांस को जब पाकिस्तान के एंटी इंडिया इंटेंशंस का पता चला तो वो पीछे हट गया, लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया ने फुल सपोर्ट दिया। ये इंडिया के लिए एक थ्रेट बन रहा था। जब पीएम इंदिरा गांधी को ये इंटेलिजेंस मिली तो उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रॉ और IB को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता लगाओ और रोको, जो भी कीमत चुकानी पड़े। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमीडिएटली कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किए। अजीत डोभाल को पाकिस्तान एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी का कवर दिया गया। पाकिस्तान में 6-7 साल तक रहे अजीत डोभाल इस दौरान कई बार स्पाई ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए। कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास भिखारी बनकर इंटेलिजेंस गैदरिंग की, और सबसे फेमस इंसिडेंट था बार्बर शॉप का। न्यूक्लियर फैसिलिटी के साइंटिस्ट जहां बाल कटवाने जाते थे, वहां अजीत डोभाल कस्टमर बनकर जाते थे और सीक्रेटली हेयर सैंपल्स कलेक्ट करते थे। ये सैंपल्स इंडिया भेजकर न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोजर चेक कराते थे। इस टेक्निक से कंफर्म हो गया कि कहूटा में एक्टिव यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। पाकिस्तान के मोस्ट क्लासिफाइड न्यूक्लियर सीक्रेट्स इंडिया को पता चल गए। ये मिशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि पाकिस्तान को कभी पता ही नहीं चला कि उनका मोस्ट सीक्रेट प्रोग्राम इंडिया के लिए एक ओपन बुक है। इस अचीवमेंट के बाद अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, पहला पुलिस ऑफिसर जिसे मिलिट्री ऑनर मिला। पाकिस्तान मिशन के दौरान ही इंडिया में एक और क्राइसिस शुरू हो रही थी, पंजाब में मिलिटेंसी। 1988 गोल्डन टेम्पल में फिर से मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडरेवाला टाइगर फोर्स, बाबर खालसा के मिलिटेंट्स रूम नंबर 14 में बैठे थे। पीएम राजीव गांधी के लिए ये एक नाइटमेयर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिचुएशन को देखते हुए सरकार नहीं चाहती थी कि वो फिर से टेंपल के अंदर मिलिट्री एक्शन ले। पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ साथ इंटरनेशनल इमेज का भी क्वेश्चन था। क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, मिलिटेंट्स को बाहर निकालना है, लेकिन कोई भी टेंपल के अंदर नहीं जाएगा, कोई अटैक नहीं करेगा। इस डेलिकेट ऑपरेशन की कमांड दी गई KPS गिल और अजीत डोभाल को। ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लैक थंडर। अजीत डोभाल का अप्रोच रिवोल्यूशनरी था। पहले रिक्शा ड्राइवर का रूप अपनाया और गोल्डन टेंपल के आसपास रेकी करने लगे, कंप्लीट एरिया की मैपिंग। लेकिन जल्द ही रियलाइज हुआ कि बिना टेंपल के अंदर गए मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। एक्यूरेट पोजीशंस, एग्जैक्ट नंबर्स, वेपन्स डिटेल्स, ये सब इनसाइड इंफॉर्मेशन के बिना इम्पॉसिबल था। पाकिस्तान में सालों बिताने के बाद अजीत डोभाल की उर्दू और पंजाबी एक्सेंट परफेक्ट हो गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि टेंपल के अंदर जाकर मिलिटेंट्स को कन्विंस करना होगा कि वो पाकिस्तान ISI से भेजे गए हैं। ये प्लान इतना रिस्की था कि अगर कवर ब्लो हो जाता तो उनका डेथ कंफर्म था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये रिस्क लेना जरूरी था। अजीत डोभाल ने मिलिटेंट से कांटेक्ट किया और सक्सेसफुली कन्विंस किया कि वो ISI एजेंट है जो उनकी हेल्प करने आया है।
मिलिटेंट्स को लगा कि उन्हें पाकिस्तान से बैकअप मिल गया है। मंदिर के अंदर फ्रीली आना जाना शुरू हो गया। मिलिटेंट्स के साथ बैठकी की, उनके प्लान्स में पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ कंप्लीट इंटेलिजेंस गैदर की। अजीत डोवाल ने एनएसजी टीम को एग्जैक्ट पोजीशंस, मिलिटेंट्स की संख्या, वेपन्स डिटेल्स, लीडरशिप हायरार्की, सब कुछ डिटेल्स में बताया। परफेक्ट प्लानिंग की गई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलाई गई, पानी और बिजली काट दी गई। गर्मी का मौसम था, अंदर अनबेरेबल कंडीशंस थे। प्लान था कि पानी के लिए बाहर आएंगे तो टारगेट करेंगे। 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जगीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर आया और स्नाइपर ने एक्यूरेटली टारगेट किया। लीडर की डेथ से मिलिटेंट्स का मोराल कंप्लीटली खत्म हो गया। अब अजीत डोवाल ने अंदर जाकर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की, मिलिटेंट्स को कन्विंस किया कि अब सरेंडर करना ही बेस्ट ऑप्शन है, बाहर निकलने के बाद फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस लॉजिक से उन्हें कन्विंस किया। 18 मई को सभी मिलिटेंट्स ने पीसफुली सरेंडर कर दिया, बिना किसी वेपन यूज किए। प्योर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से इतने सारे ट्रेंड मिलिटेंट्स को सरेंडर कराना, ये इंक्रेडिबल अचीवमेंट थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सक्सेस के बाद 1992 में अजीत डोवाल को लंदन एम्बेसी में पोस्टिंग मिली। लंदन पोस्टिंग के दौरान इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। 1998 में बीजेपी की सरकार आ गई और 1999 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, IC-814 हाईजैकिंग। इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए फिर से जरूरत थी अजीत डोवाल की एक्सपर्टीज की। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। 170 से 180 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, लेकिन इंडियन एयर स्पेस पे एंटर करते ही हरकत उल मुजाहिदीन के 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। टेररिस्ट का इनिशियल प्लान था प्लेन को पाकिस्तान ले जाना, लेकिन पायलट ने फ्यूल शॉर्टेज का एक्सक्यूज दिया। पहली लैंडिंग अमृतसर में हुई रिफ्यूलिंग के लिए, फिर पाकिस्तान, फिर दुबई और फाइनली 25 दिसंबर को अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक क्राइसिस था। 180 इनोसेंट लाइव्स स्टेक्स पर थे, इंटरनेशनल प्रेशर था और टेररिस्ट के डिमांड्स इम्पॉसिबल थे। जैसे ही सिचुएशन क्लियर हुई, इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद के ऑफिसर AR घनश्याम को कंधार भेजा गया ग्राउंड सिचुएशन एसेस करने के लिए। टेररिस्ट ने डिमांड किया कि इंडियन नेगोशिएशन टीम भेजे तो हम अपनी कंडीशन बताएंगे। AR घनश्याम की रिपोर्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 7 मेंबर की नेगोशिएशन टीम बनाई। अजीत डोवाल को डेलिबरेटली इस टीम में इंक्लूड किया गया। क्यों? 2 मेन रीजन थे। पहला, 1971 से 1999 तक अजीत डोवाल ने 15 से ज्यादा हाईजैकिंग केसेस में सक्सेसफुली नेगोशिएशन हैंडल की थी। दूसरा, गवर्नमेंट का कंप्लीट ट्रस्ट था कि अगर कोई इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अजीत डोवाल है। कांधार पहुंचकर नेगोशिएशन शुरू हुई। टेररिस्ट ने अपनी डिमांड्स पेपर पर लिखकर प्लेन से बाहर फेंक दिया। उस पेपर पर लिखा था 155 पाकिस्तानी और कश्मीरी प्रिजनर्स को इमीडिएट रिलीज किया जाए, $10 मिलियन कैश पेमेंट, मौलाना मसूद अजहर की रिलीज जो बाद में जैश-ए मोहम्मद का फाउंडर बन गया। ये डिमांड्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी, लेकिन 180 इनोसेंट लाइफ को कंसिडर करते हुए नेगोशिएशन कंटिन्यू करना पड़ा। अजीत डोवाल ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक अप्लाई की। कई दिन तक नेगोशिएशंस के बाद मास्टर स्ट्रोक आया। इनिशियल डिमांड 155 प्रिजनर्स प्लस $10 मिलियन से नेगोशिएट होकर फाइनल डील में सिर्फ 3 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया। फाइनल डील में रिलीज हुए सिर्फ 3 टेररिस्ट, मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। बाकी 152 की डिमांड कंप्लीटली ड्रॉप की गई। 31 दिसंबर 1999 को फाइनली सभी पैसेंजर्स सेफली इंडिया वापस आ गए। IC-814 नेगोशिएशंस की सक्सेस के बाद अजीत डोवाल की रेपुटेशन ग्लोबली एस्टेब्लिश हो गई। अब वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी मोस्ट ट्रस्टेड नेगोशिएटर बन गए थे। 2005 में 37 साल की सर्विस के बाद IB डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट के बाद सभी को लगा अब अजीत डोवाल का ऑपरेशनल करियर एंड हो गया है, लेकिन 2014 में जो अपॉइंटमेंट हुई उसने साबित कर दिया कि असली गेम अभी शुरू होने वाली थी। 30 मई 2014 PM नरेंद्र मोदी की नई गवर्नमेंट ने अजीत डोवाल को इंडिया का 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया।
कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का स्टेटस मिला। 69 साल की एज में नया चैप्टर शुरू हुआ। पहला मेजर टेस्ट तुरंत आ गया। इराक में आईसिस ने 46 इंडियन नर्सेस को किडनैप कर लिया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्पलेस थी। डिप्लोमेटिक चैनल्स फेल हो रहे थे। जून 2015 में अजीत डोवाल ने मास्टर स्ट्रोक लिया। सीक्रेटली इराक की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया, ग्राउंड सिचुएशन एसेस की और कुछ ही दिन में सभी नर्सेस को सेफ रेस्क्यू कर लिया। 2016 उरी अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो अजीत डोवाल के ब्रेन चाइल्ड थे। 2019 पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये भी अजीत डोवाल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट था। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज मिल गया था कि टेररिज्म का प्राइस पे करना होगा। सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट तब आया जब विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हो गया। पाकिस्तान उसे रिलीज करने का तैयार नहीं था। यहाँ पर अजीत डोवाल का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक सामने आया। एक स्ट्रेटेजिक फोन कॉल अमेरिका को, इंटरनेशनल प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट किए गए और कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान गुडविल जेस्चर का नाम देकर अभिनंदन को रिलीज करने को मजबूर हुआ। 2020 गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के टाइम भी उनकी बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी ने मेजर वॉर को प्रिवेंट किया। चाइना के साथ डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हुए इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। आज 77 साल की एज में जब भी अजीत डोवाल इंटरनेशनल समिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपोजिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आदमी 30 मिनट की मीटिंग में भी क्रूशियल इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है। कुल मिलाकर अजीत डोवाल की कोर फिलॉसफी सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें फिजिकली हार्म करने से पहले मेंटली डिफीट कर देता है। इसी वजह से वो हमेशा साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनाए रखते हैं। उनका मशहूर कहना है, वॉर्स आर नॉट वन बाय वेपन्स अलोन, दे आर वन बाय माइंड्स दैट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। और यही माइंडसेट उन्हें इनविजिबल बनाता है। अगली बार जब भी आप अखबार में पढ़ें कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली कोई मेजर डिसीजन लिया है, याद रखिए उनके पीछे अजीत डोवाल का तेज दिमाग काम कर रहा होता है। सच में जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां से अजीत डोवाल की सोच शुरू होती है। जय हिंद, जय भारत और सलाम उस इटर्नल गार्डियन को जिसका नाम है अजीत कुमार डोवाल। जय हिंद।